नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। टीएमसी नेता साकेत गोखले ने 10 राज्यों में एसआईआर करवाने को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया है। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर अदालत की अवमानना का मामला है। एसआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए पड़ी हैं। ऐसे में 10 राज्यों में एसआईआर की घोषणा करना बताता है कि चुनाव आयोग खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझ रहा है। ये जल्दबाजी और घबराहट क्या साबित करती है कि एसआईआर बराबर बीजेपी के लिए वोट चोरी। भारत के चुनाव आयोग जल्द ही पूरे देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की तारीखों का ऐलान करने वाला है। पहले चरण में यह प्रक्रिया 10 से ज्यादा राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में लागू होगी। इसमें असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे चुनावी राज्य भी शामिल हैं, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस प्रक्रिया के दौरान नए वोटर लिस्ट की तैयारी की जाएगी, पुराने नामों की जांच होगी और जो मतदाता अब तक पंजीकृत नहीं हैं, रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनके नाम जोड़े जाएंगे। वोटर लिस्ट को अपडेट करने का यह अभियान देश भर में धीरे धीरे लागू किया जाएगा। कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में वोटर धोखाधड़ी की जांच कर रही एसआईटी ने अब पैसों के सिलसिले का पता लगाया। जांच में सामने आया कि कलबुर्गी के एक कॉल सेंटर जैसे फर्म को हर फर्जी फॉर्म 7 आवेदन के लिए 80 रुपए दिए गए। कुल 5,994 फर्जी फॉर्म इसी फर्म के माध्यम से बनाए गए। हालांकि एसआईटी ने अभी तक ये नहीं बताया कि इस फर्म को पैसा किसने दिया। इस मामले में पूर्व बीजेपी विधायक सुभाष गुट्टेदार के जुड़े ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। इस मुद्दे पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग इस मामले में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त के करीबी सूत्रों की ओर से भी कोई टिप्पणी नहीं हो रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर प्रक्रिया से ठीक पहले बीजेपी राज्य में 1000 से अधिक नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए कैंप लगाएगी। इसके लिए पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। आगामी 2026 विधानसभा चुनावों के करीब आने के साथ बीजेपी ने इन कैंपों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है और नेताओं व कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वो बंगाल में रह रहे बांग्लादेश से आए उत्पीड़ित हिंदू शरणार्थियों को सीएए के तहत नागरिकता आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो एसआईआर, सीएए कैंप और बंगाल चुनाव, इन सब में संबंध क्या है? क्या ये सब चुनाव के लिए किया जा रहा है? ये सवाल इसलिए कि विपक्ष एसआईआर प्रक्रिया पर गलत तरीके से नाम काटने और जोड़ने का आरोप लगा रहा है। मोदी ने बिहार चुनाव से ठीक पहले समस्तीपुर में लालू यादव के परिवार पर तंज कसा। उन्होंने कहा ये जमानत पर चल रहे लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को कहा कि एनडीए सरकार गरीबों की सेवा कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बार फिर बिहार में सुशासन की सरकार आने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ये जमानत पर चल रहे लोग हैं और चोरी का मामला है। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है और पूरा बिहार कह रहा है फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार, जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। पीएम मोदी ने समस्तीपुर की रैली में कहा कि इस बार बिहार में एनडीए अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस बार एनडीए अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगा। बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। मोदी ने दावा किया कि जनता विकास और स्थिरता के लिए एनडीए के साथ खड़ी है और इस बार का चुनाव इतिहास रचेगा। इनके प्रचार को सुनिए तो जंगल राज ही याद आएगा। अभी आरजेडी के लोग छर्रा, दुनाली, कट्टा और घर से उठा लेने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए बिहार के लोग सावधान रहें। इस चुनाव में भी जंगल राज वालों का डब्बा गोल करना जरूरी है। महिलाओं की गरिमा, बहनों बेटियों का जीवन आसान बनाना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 की मदद की भी याद दिलाई और कहा कि विश्वास दिलवाता हूं कि जब फिर से सरकार बनेगी तो और अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आज कर्पूरी ठाकुर जी के गांव जा रहे हैं। उनके लिए 3 सीधे सवाल हैं। पहला, कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में पिछड़ों को 26% आरक्षण देकर सामाजिक न्याय की ऐतिहासिक नींव रखी थी। क्या ये सही नहीं है कि आपकी पार्टी के वैचारिक पूर्वज जनसंघ और आरएसएस ने उनकी आरक्षण नीति का खुलकर विरोध किया था? क्या उस समय जनसंघ आरएसएस ने सड़कों पर कर्पूरी ठाकुर जी के खिलाफ अपमानजनक और घृणा से भरे नारे नहीं लगाए थे? उस दौर में जनसंघ आरएसएस खेमे के प्रमुख नेताओं ने कर्पूरी ठाकुर सरकार को अस्थिर करने और गिराने में अहम भूमिका नहीं निभाई थी क्या?
क्या पीएम मोदी आज उस ऐतिहासिक गलती के लिए अपने वैचारिक पूर्वजों जनसंघ और आरएसएस की ओर से माफी मांगेंगे? दूसरा, क्या आपने कांग्रेस पार्टी की जातीय जनगणना की मांग को अर्बन नक्सल एजेंडा कहकर दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और आदिवासियों के अधिकारों का अपमान नहीं किया? क्या आपकी सरकार ने संसद और सर्वोच्च न्यायालय में जातीय जनगणना करने से इनकार नहीं किया? बहुसंख्यक वंचित वर्गों के करोड़ों लोगों की इस वैध मांग को आपकी सरकार ने लंबे समय तक जानबूझकर नजरअंदाज किया। क्या आप इससे इनकार करेंगे? आपने और आपके ट्रबल इंजन सरकार ने बिहार के जातिगत सर्वे के बाद पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के आरक्षण को 65% करने के विधानसभा प्रस्ताव को 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला? कांग्रेस सरकार ने 1994 में तमिलनाडु के 69% आरक्षण को जैसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर सुरक्षा दी थी, वैसे ही बिहार के 65% आरक्षण को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? बिहार में इंडिया ब्लॉक के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बख्तियारपुर में कहा कि एक बिहारी होने के नाते मुझे ये देखकर दुख होता है कि मेरा राज्य गरीब है, यहाँ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ रहे हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बीते 20 साल से एनडीए बिहार में और 11 साल केंद्र में सरकार चला रही है, फिर भी राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और किसान गरीब बने हुए हैं। तेजस्वी यादव ने बख्तियारपुर में कहा कि अगर एनडीए सत्ता में आती है तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। उन्होंने चुनावी रैली में यह भी घोषणा की कि अगर इंडिया ब्लॉक बिहार में सरकार बनाता है तो एलपीजी सिलेंडर की कीमत 500 रुपए की जाएगी और वृद्धावस्था पेंशन 1500 रुपए कर दी जाएगी। छठ पूजा से पहले दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा है। इसी बीच हरियाणा सरकार के हथनी कुंड बैराज से यमुना की ओर ज्यादातर पानी छोड़ने के फैसले पर विपक्ष और सरकार में नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के अनुसार 21 अक्टूबर से पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों में छोड़ा गया पानी लगभग शून्य के बराबर है, जबकि अधिकतर पानी यमुना के दिल्ली हिस्से में भेजा गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे प्रदूषण कम होगा और नदी की पानी की गुणवत्ता अस्थायी रूप से सुधरेगी। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि पानी का बढ़ता प्रवाह नदी की सफाई में मदद कर रहा है और आने वाले दिनों में ये और बेहतर होगी। वहीं आपके दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, यह सिर्फ छठ पूजा के दौरान यमुना को साफ दिखाने की अस्थायी चाल है। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार ने यूपी के किसानों के हितों को नजरअंदाज किया। पूर्वी नहर का पानी शून्य कर दिया गया है, जबकि यमुना में पानी बढ़ा है। ये एक राजनीतिक साजिश है। कहा जा रहा है कि यमुना समेत हर जगह फोटो शूट से प्रेरित पीआर चल रहा है। उत्तर प्रदेश की सिंचाई नहरों से पानी दिल्ली की यमुना में डाला जा रहा है ताकि ये आभास दिया जा सके कि नदी ज्यादा साफ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हालिया बयान की मैं 2029 तक मुख्यमंत्री रहूंगा, उसको लेकर कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा, ये बयान सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और दिल्ली के बीजेपी नेताओं को दिया गया संकेत है। सावंत के मुताबिक फडणवीस जी सीधे शिंदे साहब से कुछ नहीं कह सकते, इसलिए उन्होंने ये संदेश बयान के जरिए दिया है। साथ ही ये बीजेपी के दिल्ली नेतृत्व को भी संकेत है कि वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। फडणवीस ने कहा कि गठबंधन में कोई बदलाव नहीं होगा और नए पार्टनर न जुड़ेंगे न पुराने बदले जाएंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दिल्ली में कुछ नेताओं की लगातार मीटिंग्स और दौर दिखाते हैं कि फडणवीस को हटाने की तैयारी चल रही है, इसलिए उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए यह बयान दिया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील जल्द ही हकीकत बन सकता है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों की टीमें लगातार बातचीत में हैं और चर्चाएं अच्छी प्रगति कर रही हैं। फिलहाल पीयूष गोयल बर्लिन में हैं और इससे पहले वो जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के 16वें सत्र में शामिल हुए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ताएं लगभग समाप्त कर रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि कनाडा ने एक विज्ञापन चलाया जिसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को टैरिफ के खिलाफ बोलते हुए दिखा गया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि उनके अत्यंत अनुचित व्यवहार के आधार पर कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ताएं तत्काल समाप्त की जाती हैं। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में कनाडा से आयातित वस्तुओं पर 35% टैरिफ लगाया है। अमेरिकी व्हाइट हाउस ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन H-1B वीजा प्रोग्राम में किए गए बदलावों का बचाव अदालत में करेगा। सरकार का कहना है ये सुधार अमेरिकी कामगारों के हितों की रक्षा और वीजा सिस्टम में चल रहे दुरुपयोग को खत्म करने के लिए जरूरी है।
व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा है कि राष्ट्रपति इस सिस्टम को सुधारना चाहते हैं। इसे फर्जी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे अमेरिकी कर्मचारियों की सैलरी पर असर पड़ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अगर इजराइल ने वेस्ट बैंक पर कब्जा करके उसे अपने में मिलाने की कोशिश की तो अमेरिका उसका समर्थन बंद कर देगा। ट्रंप ने यह बयान टाइम मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में दिया जो 15 अक्टूबर को हुआ था। टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने फोन पर बातचीत में कहा कि इजराइल को इस कदम से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि इससे अमेरिका और इजराइल के रिश्तों पर असर पड़ सकता है। इससे पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी इजराइल को चेतावनी दी थी कि वेस्ट बैंक को मिलाने की कोशिश मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा सकती है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.